मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है। जो नेता बोलते हैं वो सब पैसा ले रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए तो मौज है। तो हमें चिंता इस पर नहीं करनी है, सिर्फ ये गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ के अंदर करना है बस। देखिए, मैं सोचती ये एक बचकाना हरकत थी कि बहुत इतना बड़ा मसला हो गया, इतनी बड़ी शहादतें हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो आपने क्या किया? आपने सिक्योरिटी 4 लोगों की विड्रॉ की। तो ये कोई बात होती है क्या? पहले भी इनका कहीं ना कहीं इन अलगाववादियों के पीछे हाथ रहा है और इनका समर्थन करती रही है। अगर उनको डिटेन किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसमें हर्ज क्या है? त्यागी हूं। आज ताल ठोके में हमारा सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की सिर्फ हिरासत ही काफी है? क्या कश्मीर में पाकिस्तानी दलालों के लिए आंसू बहाने वाले कश्मीरी नेताओं की सियासी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुलवामा अटैक पर 40 शहादतों के 10 दिन बाद भी महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेताओं की आंखों से जवानों के लिए आंसू नहीं छलके। लेकिन यही महबूबा मुफ्ती जब अलगाववादी यासिन मलिक को हिरासत में लिया गया तो सरकार पर जुल्म के आरोप लगाने लगी। उन्होंने ट्वीट किया कि व्यक्ति को तो जेल में कैद कर सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं। अब सवाल यह है कि अलगाववादियों के लिए आंसू बहाने का मतलब देश आखिर समझे क्या? क्या महबूबा मुफ्ती जैसे नेता सही मायनों में पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला रहे हैं? और इसीलिए ताल ठोक के जो हम सवाल उठाने वाले सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रही हूं। जम्मू कश्मीर में गद्दारों का अब आखिरी इलाज क्या है और कैसे होगा ये इलाज? सवाल ये भी है, अलगाववादियों पर फाइनल एक्शन का वक्त यही है क्या? साथ ही पाकिस्तान के दलाल हैं इनमें से ज्यादातर लोग, आप भी जानते हैं, इन पर कार्रवाई से क्या महबूबा मुफ्ती बौखला गई और वो भी बुरे तरीके से? और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती क्या पाकिस्तान की वकील है? ये सवाल भी हर कोई पूछ रहा है। और साथ ही ताल ठोक के हम ये भी पूछेंगे कि आतंकियों के नाम पर चलेगी क्या कश्मीर में सियासी दुकानदारी? ये वो बड़े सवाल जो लगातार हम उठाएंगे। जल्दी से आपको बता देती हूँ, मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ेंगे, राज्यसभा में MP हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं जुड़ गए हैं वो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलीमुद्दीन खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुहास चकमा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकारों की बात अक्सर की जाती है जम्मू कश्मीर में। साथ ही कर्नल रिटायर्ड VN थापर साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ, और सुशील पंडित जी जुड़ेंगे हमारे साथ, को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के। और बिना समय गवाए राकेश सिन्हा जी आप ही के पास आ रही हूं मैं। सर, जिन्हें हिरासत में लिया गया, सर भारत के प्रति उनकी कितनी वफादारी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर, महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों के बचाव में आती हैं, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाती हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, उनके पास 40 शहादत देने वाले और उसके बाद जो पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों के घरों में जाने का वक्त नहीं था। एक शहीद जवान के घर नहीं जा पाई महबूबा मुफ्ती, लेकिन घड़ियाली आंसू उन्होंने बहाने शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया अलगाववादी यासीन मलिक को जैसे ही हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला रही है महबूबा मुफ्ती? राकेश सिन्हा, देखिए महबूबा मुफ्ती के राजनीति में एक बड़ा बुनियादी परिवर्तन आया है।
परिवर्तन यह है कि अब तक वो अलगाववादियों की दलील करती थी, अलगाववादियों की दलील करते करते वहाबी आंदोलन की प्रवक्ता बन गई हैं। आज स्थिति यह है कश्मीर में, मैं आपको बता दूं, अभी एनआईए की जो रिपोर्ट आई है, लगभग 679 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और 6300 से ऊपर ऐसे फ़ोन कॉल्स आइडेंटिफाई किए गए जिसमें 1000 फ़ोन कॉल्स का नंबर पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में है। महुआ मुफ्ती इन सभी ग्रुप से एक तरह से जुड़ी हुई हैं। इन सभी व्हाट्सएप में जितने मैसेजेस जा रहे हैं उसमें महुआ मुफ्ती को एक नेतृत्व के रूप में पेश किया जा रहा है। वास्तव में दो बातें हम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात, महुआ याद करें कि उनकी बड़ी बहन का किस प्रकार से अपहरण हुआ था, उनके पिताजी गृह मंत्री थे, किस प्रकार से आतंकवादियों से समझौता किया गया था। यह उनके लिए एक लेसन था कि कश्मीर से वहाबी आंदोलन को, आतंकवाद को समाप्त करें। लेकिन आज जिस ढंग से वो तरफदारी कर रही हैं और उस मुकाम पर जब भारत पाकिस्तान की स्थिति एक युद्ध की तरह स्थिति बन गई है, पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध आरोपित कर दिया है। 40 लोगों का शहादत होना यह युद्ध नहीं तो और क्या है। ये एक बस अंतर यह है कि उस युद्ध का जवाब हम अभी हिंसा से नहीं दे रहे हैं। 40 लोगों की पहली बार शहादत नहीं हुई। लगातार पाकिस्तान आरोपित आतंकवाद हम पर है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो अंदर के सिविलियंस को बचाने के लिए इंडियन आर्मी जो सेक्रीफाइस करती है, जिससे कि कश्मीर के आवाम को, निर्दोष आवाम को कोई क्षति ना पहुंचे, बल्कि जो पत्थरबाज हैं उनको भी क्षति नहीं पहुंचे, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इंडियन आर्मी को। वह भी किसी के बेटे हैं, वह भी किसी की पति हैं, वह भी किसी के पिता हैं। उनकी शहादत पर इस तरह की राजनीति करना। आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी, 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो आपके दिल में आ गए वही मेरे दिल में आ गए। प्रधानमंत्री जी का वो इशारा साफ तौर पे कर रहा है कि भारत पाकिस्तान और उससे आरोपित आतंकवाद से निपटने के लिए हर तैयारी कर रही है। उस परिस्थिति में महुआ मुफ्ती का यह बयान, यह कदम, इस तरह की गतिविधियां वास्तव में उन लोगों के मनोबल को बढ़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कमजोर करने का काम कर रही है। आज एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। डिफेंस की तैयारी और डिप्लोमेसी के विरुद्ध कोई भी हमारी बहस, हमारा बयान, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा ट्वीट यदि डिफेंस के प्रिपरेशन के खिलाफ और डिप्लोमेसी के खिलाफ जाता है तो आज की परिस्थिति में उसको राष्ट्रद्रोह नहीं तो और क्या माना जाए। ठीक है सर, इस पर मैं सवाल पूछूंगी रविंद्र रैना जी से, क्योंकि ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, देश की जनता भी पूछ रही है, कई सारे लोग पूछ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर पहले अलीमुद्दीन जी आपको लेकर आना चाहती हूँ। भाई, महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों का महिमा मंडन करती हैं, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को भी कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद की समस्या नजर आती है। ये सब वही बातें हैं जो पाकिस्तान करता है। क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप ही जितने भी विपक्ष में सियासी दल हैं वो दरअसल पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली है, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। और सुशील पंडित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत जी। देखिए, जो अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जी जो है वो इस्लामिस्ट की स्पोक्स पर्सन बन गई हैं, उस प्रमोशन के पीछे बीजेपी का ही हाथ है, क्योंकि बीजेपी ने ही उनके साथ सरकार बनाई थी। जब हम ये कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जो है हुर्रियत के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, हुर्रियत उसकी फंडिंग कर रहे हैं और हुर्रियत ही उसको इलेक्शन जिता रही है, और वो देश विरोधी ताकत है हुर्रियत। फिर हुर्रियत के साथ जब महबूबा मुफ्ती थी तो उसके साथ बीजेपी को सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने सरकार बनाई और उसको यहां तक पहुंचाया कि जो इस्लामिस्ट की स्पोक्स पर्सन बने, जो कि राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता बन रही कि नहीं बन रही। अगली चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 जून 2017 को एनआईए ने रेड की थी। इत्तेफाक से मैं भी कश्मीर में था और मैं उस दिन मैंने किसी टीवी पे डिबेट भी की थी वहीं कश्मीर से। हमने सोचा था सारे हुर्रियत लीडर अब तो जेल चले जाएंगे, अब तो वो कोई हुर्रियत लीडर बचेगा नहीं, लेकिन इन्होंने ना तो किसी हुर्रियत लीडर को जेल भेजा और ना कुछ किया। 1.5 साल बाद आज क्या कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। वो भी विड्रॉ नहीं कि क्या कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं अभी उसकी कि उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। देश को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि हमने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। अरे भाई, पहले आप कोई पूरा काम तो करके दिखाओ, या सारा काम जुमलाबाजी रहेगा। इस जुमलाबाजी से बाज आओगे। 5 साल हो गए, देश की सुरक्षा को लेकर 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और आज आप समीक्षा ही कर रहे हैं। कब तक समीक्षा करेंगे? आप 40 आदमी मर गए, उनको शहादत का दर्जा नहीं दे सके। किस लिए? मैं एक आदमी का आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मिस्टर NND दुबे कहीं सेंट्रल फोर्सेज में पोस्टेड है इस वक्त। उनका पूरा एक साइड नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़े उग्रवादी को अंदर घुस के मारा था, जबकि पूरे AK-47 उनकी सिलाई कर दी थी। और यूपी सरकार आज तक उनको कोई जमीन नहीं दे सकी, उनको कोई सहायता नहीं दे सकी। शर्म आती है ऐसी सरकार पर। ठीक सर, आपको शर्म आती है। सर, आपने ना कुछ तथ्यों पे सवाल उठाए। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी है और हमारे साथ रविंद्र रैना जी भी है। पहले मैं मनीष शुक्ला को ले आती हूँ।
मनीष शुक्ला, अलीमुद्दीन जी कह रहे सरकार तो अभी समीक्षा कर रही है सिक्योरिटी वापस लेने के लिए। अगर तथ्यों के लिहाज से बात की जाए तो सिक्योरिटी तो विड्रॉ कर ली गई है, क्यों मनीष शुक्ला? जी बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले भी बातें कही जाती रही थी। पहले बार बार कहा जाता था कि सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम करीब कम से कम 18 जो अलगाववादी लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी वापस हो गई है। बाकायदा उनके घरों से जो पुलिस थी और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे वो वापस जा चुके हैं। तो बड़ा एक्शन तो लिया गया है और जाहिर है कि इसकी वजह से बौखलाहट भी देखी जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि सरकार को मालूम है कि पूरे देश का मैंडेट उनके साथ है, ये सही वक्त है, क्योंकि जो पाकिस्तान की भाषा बोलेगा जाहिर है कि उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अक्सर आपने देखा कि जो स्टोन पेल्टर्स थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और कम से कम 10,000 ऐसी FIR को महबूबा मुफ्ती सरकार ने वापस ले लिया और उनको ये कहा कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम ऑफेंडर है, इन पर वापस लेना चाहिए। बार बार ऐसा देखने मिलता है, जब सरकार आती है तो वो कभी माफ करते हैं, कभी FIR दर्ज करते हैं, लेकिन किसी ने अलगाववादियों को टच नहीं किया। और सबको समझना होगा कि अलगाववादी ही पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के बीच एक तरीके से जो नफरत का काम और पाकिस्तान से जो लिंक का काम है वो अलगाववादी लीडर ही यहाँ पर एक तरीके से लिंक है। ठीक ठीक ठीक। रविंद्र रैना जी, अलीमुद्दीन साहब आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे सर, मेरे पास भी, आप उनके सवाल का जवाब भी दीजिएगा सर, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा सर। पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते थे, कल तक दरिया दिली आप लोग दिखाते थे सर। कल जैश के पक्ष में नारे लगे मीरवाइज उमर फारूक की मस्जिद में सर। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, करीब 24 घंटे बाद सर क्या एक्शन लिया गया है? या फिर जो ये लोग मानकर चलते हैं कि भारत सरकार क्या दरिया दिली उन पर बनी रहेगी, उस भरोसे पर एक बार फिर से भारत सरकार खरी उतरेगी? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, आतंकवाद अलगाववाद के ऊपर जबरदस्त प्रहार हुआ है। आप अगर पिछले 4, 4.5, 5 साल का पूरा टेन्योर देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आतंकवादियों का एक जबरदस्त सफाया किया गया। आतंकवादियों के सभी संगठनों के टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया और इसका सारा श्रेय जहां भारतीय सेना के जवानों को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है, वही केंद्र सरकार को भी जाता है। जिस प्रकार रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि मोदी सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको जिस तरीके से रणनीति बनाई गई जम्मू कश्मीर में, उसी के तहत आतंकवादियों का यहाँ चुन चुन के हमने सफाया किया और आतंकवादियों की कमर तोड़ी। चाहे बुरहान वानी था, दुजाना था, मनान वानी था, ये सब टॉप के कमांडर्स को मौत के घाट उतारा और सभी आतंकवादी संगठन बौखलाहट में है। हाँ, राजनीतिक दल के अंदर अगर इस वक्त जिसके ऊपर आपने इशारा किया है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या गुलाम नबी आजाद या जो कांग्रेस के प्रभारी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर आए थे, वो आतंकवादियों का गुणगान और महिमा मंडप जरूर करते रहे हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों के महिमा मंडप से कुछ नहीं होने वाला है। जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के प्रति, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये तकलीफ जो आज हो रही है कि हुर्रियत के नेताओं को और जमात इस्लामी के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों उनकी सिक्योरिटी विड्रा की गई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इनकी सुरक्षा में इनके घरों में गार्ड्स के तौर पर डिप्यूटेड थे, वो आज से लगभग 3.5 साल पहले विड्रा कर दिए गए थे। ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा जो। जी सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मेरा सवाल था जैश के पक्ष में जो नारे लगे सर, उन पर एक्शन को लेकर मेरा सवाल था सर। ये वही जैश है जिसने हमें गहरा जख्म दिया है सर। आज 9 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके देश आज भी क्रोध की ज्वाला में धधक रहा है। सर, आपने उस पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आगे आऊंगी सर, अभी बहुत सारे मेहमान हैं, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए सर, ये सवाल का जवाब देश को भी चाहिए, जैश के, क्योंकि ये लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पता ही है, आपने स्टोरी चलाई है, जैश के वो सभी मास्टरमाइंड, चाहे गाजी रशीद हो या उनके बाकी साथी हो, मीरवाइज उमर फारूक की मस्जिद में जैश के समर्थन में हुई नारेबाजी की बात कर रही हूं सर। मैं जैश के समर्थन में हुई नारेबाजी की बात कर रही हूं, उस मामले में एक्शन की बात कर रही हूं। यकीन देता हूं, ठीक है सर, मैं आगे आऊंगी आपके पास। सुशील पंडित जी, इन अलगाववादियों की सोच, ठीक सर, कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की कश्मीर घाटी में, मैं अपनी सुरक्षा बलों पर कभी सवाल नहीं उठाती सर, मैं अपने सुरक्षा बलों पर कभी सवाल नहीं उठाती सर, वो मेरे लिए पूजनीय है, वो वहां पर है तो मैं यहां बैठकर स्टूडियो में डिबेट कर रही हूं सर। मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर है। मेरा सवाल एक
एक जो नारेबाजी हुई है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मैं चाहती हूं आप उस सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अब जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुशील पंडित, इन अलगाववादियों की जो जहरीली सोच है उसका अंजाम किसी ने सबसे ज्यादा भुगता है तो वो आप लोग हैं जी। आप लोग हैं। महबूबा मुफ्ती आज उन्हीं विचारों की पैरोकार बनी हुई है। 30 साल पहले किस तरह से कश्मीरी पंडितों को घर निकाला मिला था, इस देश में विस्थापितों जैसे जीना क्या होता है वो आप लोगों से बेहतर कोई जानता है? इस सोच को आपसे बेहतर कोई समझता है? जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये महबूबा मुफ्ती का सत्ता से बाहर निकलने के बाद ऐसा बिहेवियर नहीं है। आप उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए। वो कहती हैं कि कश्मीर में पाकिस्तानी करेंसी के साथ भारतीय करेंसी चलनी चाहिए। ऐसा है उनका मशवरा अपने मैनिफेस्टो में। वो कहती हैं कि कश्मीर को लेकर के हमें बॉर्डर्स हटा देने चाहिए, कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत का संयुक्त नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे ऐसे परामर्श हैं उनके, और ये आज के नहीं है, ये आज से 12 साल पहले उन्होंने सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था। इस देश की दरियादिली का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन हां, विपक्ष आज बोल ले, विपक्ष जितना बोलना है बोल ले, क्योंकि मुझे लगता है कि अब देर तक विपक्ष को चुप कराने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए अब खुल के बोल ले, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा बोलने के मौके नहीं मिलेंगे। कश्मीर में 100 कंपनियां सीआरपीएफ की जा चुकी हैं। कश्मीर में कल रात से धरपकड़ शुरू हो चुकी है। कश्मीर में भारत को जो करना है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देने लगी है, और कश्मीर के नतीजे अगले 48 घंटों में सामने आएंगे। और ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड अटेम्प्ट है, ये वन ऑफ नहीं है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है 35A की। ठीक सर। बहुत ज्यादा बोलने की ना गुंजाइश है ना जरूरत है। काम बोलेगा और जल्दी बोलेगा, और ये सबको चुप कराता हुआ बोलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक। सुहास चकमा जी, कर्नल थापर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस पूरी रणनीति में किसी की सबसे बड़ी से है तो आप जैसे लोगों की है, उन लोगों की है जो बॉर्डर पर लड़कर हमारे लिए जान कुर्बान कर देते हैं। और आज जो गुस्सा आप मेरी आवाज में या इस देश में महसूस कर रहे हैं वो गुस्सा उन्हीं लोगों की वजह से है। उन लोगों के साथ जो जाती हुई है, उन लोगों पर जिस तरह से अटैक हुआ है, कायराना अटैक हुआ है, उसे लेकर गुस्सा है। लेकिन सुहास चकमा साहब, मानवाधिकार सिर्फ अलगाववादियों के होते हैं सर? मानवाधिकार सिर्फ आतंकियों के होते हैं सर? मानवाधिकार पत्थरबाजों के भी होते हैं सर? लेकिन उसके मानवाधिकार का क्या, उस पत्नी के मानवाधिकार का क्या जिसे अपने पति को, शहीद पति को सैल्यूट करना पड़ता है सर? उस बेटी का क्या जिसको 12 साल की उम्र में अपने पिता को मुखाग्नि देनी पड़ती है सर? उस बहन का क्या जो इंतजार कर रही होती है मेरा भाई आएगा और मुझे जो मेरी स्टडीज से, मेरी एजुकेशन से जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएगा सर? मानवाधिकार सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीर का समाधान मतलब हालत सुधारना हो तो हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो पाकिस्तान तो करते रहेगा, ये कोई नया चीज़ें नहीं है। दे हैव बीन डूइंग इट एंड दे शैल कंटिन्यू टू डू इट। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा? हमारा रिस्पॉन्स अगर आप देखते हैं, आई गिव एन एग्जांपल। जब पठानकोट में अटैक होता है, अगर हम पाकिस्तान से बात करने के लिए बोलते हैं कि हम दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? पाकिस्तान इसको बुलाते हैं विदाउट इवन गेटिंग द सिक्योरिटी कि हमारा टीम भी उस तरफ जाएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बना के जा रहा है? तो ये जो आतंकियों का जो हमला है सीआरपीएफ पे, ये गुस्सा खाली उसी टाइम पे नहीं चलना चाहिए कि जब पाकिस्तानियों ने मारा है। आप ये याद कीजिए कि 2010 में 76 सीआरपीएफ लोग नक्सलियों द्वारा मारा गया। 2017 में 35 मारा गया ये छत्तीसगढ़ में। जो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पे आर्मी का ज़रूरत है। आप वहाँ पे भेज रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो डील करते हैं सीआरपीएफ, अब उसको भेज रहे हैं। तो 2018 में सरकार डिस्मिस हुआ। अभी लोगों को पता है सरकार क्यों डिस्मिस हुआ? सरकार का इंटरनल पॉलिसी क्या है कि हमें पता है कि कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, बट हाउ विल गो अबाउट इट हमें तो पता नहीं है। कि खाली गवर्नर को बैठा दिया और उसमें एक चीज में जो कहना चाहते नहीं। एक्चुअली आई एम मिसिंग आउट ऑन द पॉइंट सर। जो गुस्सा है इस समय, जो गुस्सा है ना सर, वो इस बात को लेकर है आपके इतने दोहरे मापदंड क्यों? किस तरफ है? आप पहले ये बताइए। आप दोनों बात नहीं कर सकते सर। दोनों बात नहीं। गुस्सा ये कि सरकार का पॉलिसी का कोई क्लैरिटी नहीं है। मैं ये चीज कहूंगा कि सरकार हैड अपॉइंटेड दिनेश शर्मा एज द इंटरलोक्यूटर। आज हमें एक देर साल के बाद पता ही नहीं उसका रोल क्या है। नहीं सर, अब ये तो आप कृपया मुझे ये बताएंगे कि अगर आपको निर्णय लेना हो
तो आप सरकार की तरफ से क्या निर्णय लेंगे इस विषय में? इस विषय में अगर इंटरलोक्यूटर आपने अपॉइंट किया, इंटरलोक्यूटर को बोलिए हुआ हैसिदान, उसका रिपोर्ट पेश कीजिए। अब 1.5 साल हो रहा है, हमें नहीं पता है, आपने सरकार डिसमिस किया है, आगे क्या? देखिए अल्टीमेटली नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कश्मीर में जब प्रॉब्लम कब शुरू हुआ था? जब जेएम शाह को आपने फारूक अब्दुल्ला को हटा के ये बैठाया था। जी नहीं जी, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर। फिर 1987 में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, और आज के डेट पे हम क्या हो रहा है? सर आप यहाँ पे सब बातें कहे जा रहे हैं, आप यहाँ पे एलिगेशंस और ठीक, आप प्लीज कर ले, क्योंकि फिर मैं थापा साहब के पास जाऊंगी। जल्दी से जल्दी मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 1987 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये तकलीफ देश को सहनी पड़ रही है। सबसे पहली तकलीफ जो देश को सहनी पड़ी, घाटी से हिंदू समुदाय को निकाला गया। क्या हिंदू समुदाय ने उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन का लाभ लिया था? क्या उसने वहां पर रिगिंग कराई थी? क्या वो बेनिफिशियरी था उस फ्री एंड फेयर रिग्ड इलेक्शन का? तो फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया? मुझे बताइए कि वहां की एक छोटी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ठीक सर, 5% के करीब पॉपुलेशन है। सर आपसे अगर उसको निशाना बनाया गया तो यानी प्रॉब्लम कहीं और है, निशाना कहीं और है, तो ये कोई एडप नहीं करता है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है। नहीं, उसका डिनाई कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि 1947 में जो सिख्स आए थे उनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला, इसके लिए सुनाई हो रहा है। हाँ, तो अब आप जाइए पीछे, अब पता कीजिए कि 47 से अगर डिनायल, ये तो हमारी नाकामयाबी है कि पाकिस्तान ने आज तक क्या होना चाहिए था उसकी तरफ आइए। सुशील पांडे जी प्लीज, अभी हम डिबेट पर रहते हैं, और कर्नल थापर, मैं एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की तरफ ही लौट रही हूँ। ये महबूबा मुफ्ती वो हैं जो अलगाववादियों से मिलने के लिए पहुंच जाती हैं, जो टेररिस्ट के घर घड़ी आंसू बहाने के लिए पहुंच जाती हैं। 40 से भी ज्यादा जवान देश ने खो दिए जब वो अटैक हुआ, उसके बाद एनकाउंटर में 6 से ज्यादा जवान खो दिए। महबूबा मुफ्ती को मैंने किसी शहीद के घर जाते हुए नहीं देखा सर, किसी शहीद के लिए आंसू बहाते हुए नहीं देखा सर। नहीं, हमने भी नहीं देखा। प्रॉब्लम यह है कि हम एक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। आज क्या हुआ है कि पूरा जिम्मेदारी जो है ना कश्मीर की प्रॉब्लम की सॉल्व करने की फोर्सेस के ऊपर आ गई, और उनको चाहे कोर्ट्स चाहे गवर्नमेंट, जैसे महबूबा की गवर्नमेंट थी, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसलिए कोई ना कोई हमारी जो बर्दाश्त है उसकी भी कोई लिमिट होती है, और वो लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश के लिए। इसलिए जरूरी हो गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि ये समस्या खत्म हो जाए, इसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। तो अभी तक आज 70 साल से हम ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं रोजाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से लेके आज तक, 1991 से लेके 17 तक जी सर, रोजाना 15,000 आदमी मर चुके हैं, और 4 आदमी हर रोज मर रहे हैं। तो हम ये कैसे स्थिति बर्दाश्त कर सकते हैं? हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और हमें बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी सेना, इतनी पावरफुल सेना, सही बात, क्यों बर्दाश्त करें? क्यों करें हम बर्दाश्त? क्यों बर्दाश्त करें? शहादत हम दें, जख्म भी हम झेलें, और बर्दाश्त भी हम करें। आप लोगों में से जिसके पास भी सवाल है हाथ उठाइए, मैं इसका सवाल लूंगी। हाँ जी, जो लोग हिंदुस्तान की खाते हैं गाते पाकिस्तान की, उनका इलाज क्या है? ये मर्ज है ना, देश को खोखला करने की जो कोशिश करे, उसका इलाज क्या है? इलाज के लिए पहले नीयत भी होनी चाहिए। अगर सरकार नीयत दिखाना चाहे तो एक दिन ना लगे, अलगाववादी कश्मीर से साफ हो सकते हैं, मगर नीयत की कमी है। ठीक, आप हटा दो, खत्म ही कर दो जड़ को। जैसे कि कर्नल साहब ने कहा कि हम लोग दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी ताकत हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ये जानते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी की अलगाववादी वही बच्चों को प्रवोक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक एक्शन क्यों नहीं उठाती है? हम लोग को जड़ ही खत्म कर देनी चाहिए। राकेश सिन्हा जी, आप, मुझे पता है आपके पास, सबके पास बहुत सवाल है, मैं दोबारा आऊंगी आप लोग के बीच में, लेकिन राकेश सिन्हा जी, ये युवा है सर, इनको ये बात समझ में आती है, हिंदुस्तान की सियासत को समझ में नहीं आती सर। हाँ, ये कहते हैं खत्म कर दो जड़ से प्रॉब्लम को सर, हमारी सियासत को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती सर। देखिए, जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था, उस दिन से हम लगातार देश को समझाते रहे हैं, और अलीमुद्दीन जी जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आर्टिकल 370, हाँ, सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, कश्मीर से आते हैं, सब चीज़ जानते हैं। आर्टिकल 370 जो कि घिस पीट कर समाप्त होने वाला था, उसको संस्थागत
एक मोटे जर की तरह जमीन में गाड़ने का काम किया। जब हम आर्टिकल 370 हटाते हैं कहते मुसलमानों पर अत्याचार है। अरे ये तो टेरिटोरियल था, एक साधारण सा समझौता था कि तात्कालिक रूप से इसको लगा दिया गया, उसको दीर्घकालिक बना दिया। 35 में जो चीजें कश्मीर के लोगों को ही भेदभाव का शिकार बनाती हैं, वहां जेंडर इक्वलिटी नहीं आने देती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अधिकार दे दिया जाता है, उन चीजों को हटाने पर भी सेकुलर पार्टियां हाईतौबा मचाती हैं। अब एक जो बुनियादी प्रश्न है, आज देश उस मुकाम पर है जब कश्मीर का स्थायी समाधान होना चाहिए। कदम हम बढ़ाएंगे, दुनिया हमारे साथ चलेगी। और जैसा सुशील पंडित जी ने कहा, रणनीति की बातें सरकार न करेगी न सेना करेगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कश्मीर में एक भी वहाबी नहीं टिकेगा। 700 कश्मीर के 700 मस्जिदों में वहाबियों का कंट्रोल है। 700 मस्जिदों के अलावा 125 मदरसा वो चलाते हैं और सऊदी अरबिया से बड़े पैमाने पर पैसे आता है। $10 बिलियन सऊदी अरबिया ने डिफरेंट एनजीओ के थ्रू दुनिया में वहाबी आंदोलन फैलाने के लिए दिया है। यह यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है। जिन एनजीओ को दिया है वो सभी एनजीओ कश्मीर में एक्टिव है। सरकार की सीमाएं बांध दी जाती थी जब भी सरकार कदम बढ़ाती थी, कहा जाता था सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के सऊदी प्रिंस को लेने जाते हैं और उस वक्त तो समझ में नहीं आता। एक सुन लीजिए आप सुन लीजिए ना, आप पहले सुन लीजिए। डिप्लोमेसी का अगर मीनिंग आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। डिप्लोमेसी का मीनिंग नहीं मालूम आपको। हम सऊदी अरबिया से दोस्ती चाहते हैं, सऊदी अरबिया को हम स्वागत करेंगे, लेकिन जहां पर वहां करने के लिए चकनाचूर करेंगे। भारत की सेना, सरकार और समाज एक स्वर में बोल रही है। प्रधानमंत्री को खुद जो लोग आज सरकार की कदम का विरोध कर रहे हैं, सरकार को कमजोर कर रहे हैं, जो 20 अरब डॉलर दे के आए थे, आप खुद कह रहे हो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। जब भी पाई जाके एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ के क्यों? जिस भाषा का उपयोग पाकिस्तान के टीवी चैनल पर होता है उस भाषा को न कीजिए। देश में मुट्ठी भर लोग हैं आज वही भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर में 370 का जाना, 35A का जाना, लेकिन ये बातें अपनी जगह पर हैं। अभी तो हमारे सामने एक ही सवाल है, जिन लोगों ने 40 लोगों की शहादत की है उनको छठी का दूध याद दिला देना कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर उंगली नहीं उठा पाए। इजराइल ने फिलिस्तीन में जो किया, इजराइल ने अपने दुश्मनों के साथ जो किया, अमेरिका ने आतंकवाद को मिटाने के लिए अपने घर को जिस तरह से किया, भारत को भी वही करना है, भारत वही करने जा रहा है। उसी से जुड़ी एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सर, उसी से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं समय अपने स्क्रीन पर। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर्स है उसे पाकिस्तानी सेना ने, या कह लीजिए वहां की जो सरकार है, किले मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि परिंदा भी वहां पर पर न मार सके। यूएनएससी में जैसे ही भारत में हुए इस आतंकी हमले का की घोर निंदा हुई है, जैश को निशाना बनाया गया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार जानता है इस बात को कि भारत बदला लेगा और उसे इस बात का डर सता रहा है कि कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है हिंदुस्तान। और ये हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का, जहां पर मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर बैठा हुआ है, जिसे पूरे तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का संरक्षण हासिल है। मनीष शुक्ला। देखिए अदिति, हमने ये बात सुबह भी की थी कि यहाँ पर जो दिखाने की कार्रवाई है, दरअसल मसूद अजहर और उसके टॉप जो कमांडर्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है आईएसआई के सेफ हाउस में। 1-2 दिन पहले उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं बाकायदा दिखाई जा रही हैं, इसके 2 मकसद हैं कि एक तो भारतीय सेना अगर कोई कवर्ट ऑपरेशन करेगी तो उसके लिए उन्होंने तैयारी करके रखी है, हो सकता है उन्होंने सेल्फ डिफेंस गन भी लगाई हो वहाँ पर। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है कि उनको ये भी लगता है कि अगर मसूद अजहर या जो उसके जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स हैं उनको सेफ हाउस में रखना जरूरी है, क्योंकि एक तो भारत के एक्शन का डर है और दूसरी बड़ी बात है कि अगर इन्होंने पब्लिक में जाकर के कोई मीटिंग कर ली या इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए और एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि नहीं वो कार्रवाई कर रहा है, तो उसके लिए अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक सबसे जरूरी बात कहना चाहूंगा दीदी, अभी राकेश सिन्हा जी भी बात कर रहे थे कि हमें इजराइल बनना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर रहना जी से पूछना चाहूंगा कि 20-25 सालों से जो अलगाववादी हुर्रियत के लीडर्स हैं इनके ऊपर सैकड़ों FIR दर्ज है, जिसमें देश के खिलाफ गद्दारी का मामला, देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे अपराध के मामले दर्ज हैं, लेकिन उसमें चार्जशीट दायर की गई। आप देश के किसी हिस्से में चले जाए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो कितने दिन टाइम लगता है चार्जशीट दायर होने में? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। अब 25 साल से ये देखिए, ये एक्शन नहीं, ये अलगाववादी खत्म हो जाएंगे अगर कानून अपने हिसाब से काम करेगा कश्मीर में। और ये काम क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ा इनिशिएटिव अंद्राबी हो। बोलिए रविंद्र रैना जी। देखिए, शबीर शाह हो या आसिया अंद्राबी हो या जितने भी
ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेता हैं, बहुत सारे जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं और जम्मू कश्मीर में नहीं, इनको यहाँ से निकाल के देश के बाहर की जेलों में भेजा गया। सर गिलानी पे क्या हुआ? यासीन मलिक को कितनी चार्जशीट दायर कर दिया आपने? बहुत सारे लोग अब आलिशा गिलानी और यासीन मलिक जैसे लोग कोर्ट से, अदालतों से जो है वो जमानत लेके बैठे हुए हैं। इनके सारे केसेस एक्सपेडाइट किए जाएंगे, जैसा कि आपको अभी जानकारी है। केस नहीं चल रहा है। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां आज कश्मीर घाटी के अंदर आ रही हैं। चल रहा है, चार्जशीट तक नहीं दायर हुई है। बड़ी तादाद के अंदर आज सशस्त्र सीमा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर घाटी के अंदर एंट्री की है। एजेंसी से कवर करता हूं सर, मैं एनआईए एजेंसी कवर करता हूं। मुझे पता है, मैं आपको कम से कम 25 केसेस दिखाऊंगा जिसमें चार्जशीट नहीं दायर की गई 15-20 सालों से। आप एनआईए कवर करते हैं। जहूर वटाली ने जो नाम लिए थे, कोर्ट से जमानत पर छूटे हैं। सर मेरा सवाल है, गिलानी को अरेस्ट किया गया। सर रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। कई बार जेल में गए हैं, कई बार अलीशा गिलानी, कई बार यासीन मलिक, कई बार जेल में गया है। हिम्मत है आपकी, जमानत लेके आप देश का साथ देना चाहते हो। सारी पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं, आप साथ तो दो, कुछ एक्शन तो लो। ये सारी पार्टी सरकार के साथ हैं, हर पार्टी सरकार के साथ है। सरकार 1948 पूरी पार्टी 1948 में भी एकता, 62 में भी एकता, 65 में भी एकता, 71 में भी एकता, 99 में भी एकता, आज भी एक है। आप एक्शन तो लीजिए। अलीमुद्दीन जी एक सेकंड रुक जाइए। आप सियासी दलों की बात कर रहे हैं ना, सियासी दलों की बात आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक्शन बहुत पहले होना चाहिए था। रविंद्र रैना जी मेरी बात सुनिए सर, मैंने आपको बोलने दिया। सर जी न्यूज ये मानता है जितने भी अलगाववादी हैं इन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर बंद किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा की कोई गुंजाइश ना रहे। देशद्रोह का केस चलना चाहिए, किसी भी तरह की फैसिलिटी की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उन्हें भारत के खिलाफ बोलने की, भारत का पासपोर्ट रखने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। हमारे दर्शक इस समय जी न्यूज क्या मानता है साफ तौर पर सिलसिलेवार तरीके से हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम कहते हैं कि देशद्रोह का केस उन पर चलना चाहिए। लेकिन रविंद्र रैना जी, जो सवाल आपसे मनीष ने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया सर। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे इस बहस की शुरुआत में ही पूछा, जैश के पक्ष में जिन्होंने नारे लगाए सर, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ सर, ये बता दीजिए आप, बस इतना बता दीजिए। जो जैश के पक्ष में बोलेंगे, वो आतंकवादी हैं, क्योंकि जैश आतंकी संगठन है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रवचन की आवश्यकता नहीं है रविंद्र रैना जी। शाम से लेके क्या हो रहा है, कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्राउंड रियलिटीज आपके पास पहुंच रही हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ अनंतनाग में हो या रविंद्र रैना जी, आपने मेरा सवाल ध्यान से सुना नहीं सर। मैं अपने सुरक्षा बलों पर कभी सवाल नहीं उठाती सर। मुझे पता है हिंदुस्तान के बॉर्डर पर वो खड़े हैं, उनसे बेहतर हो नहीं सकता कोई सर। उनके पीछे ना छिपिएगा सर, उनके पीछे ना छिपिएगा, प्लीज मत छिपिए उनके पीछे। उन्हें तो दुश्मन का सामना पहले ही करना है सर, हम छिपे रहते हैं उनके पीछे सर। वो अपने सीने पे गोली खाता है तो हम स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं सर। आपसे सवाल जो पूछ रही हूँ, जैश के खिलाफ पक्ष में जो नारेबाजी हुई उन पर एक्शन को लेकर है। सेना के जवानों को, सशस्त्र सीमा बल के जवानों को, आप सेना के पीछे छिपते रहिए सर। डिबेट की शुरू से लेके अभी तक आप सेना के पीछे छिपते रहिए, हम सभी छिपते हैं सेना के पीछे सर। थापर साहब, ये कोई पहली बात तो हुआ नहीं है। आप आदित्य जी हर शुक्रवार को ऐसे नारे लगते हैं, ISIS के झंडे फहराते हैं उस ISI के झंडे। मस्जिद के परिसर में उन्होंने मोहम्मद अयूब पंडित को पीट के मार डाला, कोई पूछताछ करने तक नहीं गया। उसके अलावा देखिए, लफाजी का समय अब नहीं है। देश में 1990 से पंडित के घर में गया, 6 प्रधानमंत्री मोहम्मद अयूब पंडित साहब के घर में गया, सरकार आ गई, हर दल के समर्थन की सरकार आ गई। मैं किसी दल के पास ये औचित्य नहीं है मुंह खोलने का इस विषय में। यासीन मलिक के ऊपर 28 FIR है जिसमें सामूहिक नरसंहार है, बलात्कार है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां देश के बहादुर जवानों ने कुर्बानियां दी, मैं उनके घर में गया और मैंने उनको नमन किया। हम अपने शहीदों को हमने नमन किया। आप नमन तो करते रहिए लेकिन एक्शन तो लीजिए। एक्शन कब लेंगे ये बताइए। हम तो सोच रहे थे आप CRP भेज रहे हो, हमने तो सोचा था फौजें जाएंगी वहां पर, मोदी जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। क्या चाहते हैं? एक सेकंड रुक जाइए। अरे अलीमुद्दीन जी,
एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड। अलीमुद्दीन जी आपसे पूछे, परमिशन ले पहले क्या कि भैया मैं क्या सारी पार्टियों ने डिसीजन लिया कि सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। अब प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेने जा रहे हैं वो ठीक है, हम भी समझते हैं कि सब फौज को अपने आप समझना है क्या एक्शन लेना है, लेकिन मोदी जी के अंदर कोई विल तो हो। देखिए अदिति जी, बोलने का टाइम दीजिए, आप ऐसे मत करिए, बोलने का टाइम दीजिए। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पास है, बीएसएफ भी आपके पास है, इंटेलिजेंस भी आपके पास है, आईडीएस कहां से आता है? आज हम आपसे पूछते हैं मोदी जी, इंटेलिजेंस भी आपके पास है, बीएसएफ भी आपके पास है, फौज भी आपके पास है, देश में कैसे आता है? आज बात का जवाब आप दीजिए। अलीमुद्दीन जी आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। रविंद्र रैना जी आपके पास आऊंगी मैं, एक बार में एक आवाज सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ऐसे नहीं होगी। अलीमुद्दीन जी, रणदीप सुरजेवाला, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको कांग्रेस पार्टी की? याद है सर या आप भूल गए? आप में से किसी को याद है कश्मीर में क्या कहा था, क्या प्रॉब्लम है? स्थानीय आतंकवाद, तथाकथित स्थानीय आतंकवाद और तथाकथित आतंकवाद। अब मैं आगे सवाल आपसे पूछूं या आप खुद काउंटर करेंगे? अब देखिए, आप पाकिस्तान क्या कहता है? आपसे पूछा ही जा रहा है, पाकिस्तान क्या कहता है? क्या है कश्मीर में? स्थानीय आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, क्या है कश्मीर में? अब आप बोलिए। देखिए, दोनों ही इंटरलिंक हैं। जो स्थानीय आतंकवाद को पैदा कौन कर रहा है? पाकिस्तान पैदा कर रहा है, पाकिस्तान हथियार भेज रहा है, पाकिस्तान बारूद भेज रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी की सरकार जो चल रही है वो क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनके अंडर इसका मतलब है कि सरकार का फेलियर है। जो वहां पर आरडीएक्स भी आ रहा है बॉर्डर के उस पार से, वहां से हथियार भी आ रहा है, तो किसका फेलियर है? क्या ऑपोजिशन का फेलियर है या सरकार का फेलियर है? ये बताइए। पहले आप ये डिसाइड कीजिए डिफेंड क्या करना है। आपको सही लगता है सारे सियासी दल एक ही भाषा बोलते हैं? हाँ, सारे ये लोग एक भाषा बोलते हैं जो ये क्लेम करते हैं, हर कोई चंद वोटों के लिए अपना अपना हित ढूंढने लग जाते हैं। आज पाकिस्तान इतना पावरफुल बन के क्यों बैठा है? उन नेताओं के कारण बैठा है जो हिंदुस्तान के खाते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के नेताओं का बयान तो आ जाता है, जो परवेज थे वो कभी नहीं माना कि हमारा जो मोहम्मद अजहर है वो आतंकवादी है, लेकिन हमारे ही देश के नेता मसूद अजहर, लेकिन हमारे देश के नेता जो है वही सवाल उठाने लगते हैं अपने ही देश पे। राकेश सिन्हा जी, आज मैं पढ़ रही थी कहीं पर, पाकिस्तान को हराने के लिए ना सर, आपको आपके ही देश में जो पाकिस्तान वाली सोच है पहले उसको हराना है सर। राकेश सिन्हा जी, देखिए, भारत में एक मैं बता रहा हूँ, देखिए पिछले 30 साल का आप डिस्कोर्स देख लीजिए, जब से कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे हैं। आप बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़कर अपने मैनिफेस्टो में उनके बारे में एक शब्द तक नहीं डाला। जहाँ तक कश्मीरी आतंकवादियों की बात है, उनके मानवाधिकार को लेकर कितनी बार सुप्रीम कोर्ट का लोगों ने दरवाजा खटखटाया, वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई, वाघा बॉर्डर पर गए, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया। हमारे ही देश के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रस्तुत कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कश्मीर को जैसे खा जाना चाहते हैं। वास्तव में हम कश्मीर के लोगों को बराबर का अधिकार, कश्मीर वैसे ही है जैसे भारत के लोग हैं। हम दोनों के बीच किस बात का अंतर है? हम दोनों का खून पानी पसीना एक है। सेंटर का पैसा वहां जाता है, वहां के लोग यहाँ के लोगों पर निर्भर हैं। एक इंटरडिपेंडेंस है। जो दो बातों की आवश्यकता है वो आज रेखांकित करने की जरूरत है। पहली बात कि देश के जिस हिस्से में भी जैसे मोहम्मद के एजेंट्स बैठे हुए उनको गिरफ्तार किया जाए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देवबंद में 2 जैसे मोहम्मद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। यह इस बात का संकेत है कश्मीर में उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। अब सेना सरकार कब किस बात को रिवील करती है, हम में से किसी को भी सरकार पर भी दबाव नहीं डालना चाहिए। एक दूसरी बात कि जो एक आइडियोलॉजिकल वार कर रहा है, जो भीतर से आइडियोलॉजिकल वार हो रहा है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। खास करके कुछ बुद्धिजीवी हैं, आज वो भी डिफेंसिव हैं। उनको लग गया कि जो शहादतें हो रही हैं, उस शहादत की कीमत क्या होती है उनको मालूम है। एक बात साफ तौर पर है, यदि पाकिस्तान से जिस स्तर पर जिस प्रकार जब जो करना पड़े, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खड़ा है, और पाकिस्तान का एक स्थायी निदान होना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक बात है हुर्रियत की, पहली बार हुर्रियत के नेताओं सरकार के साथ हमेशा खड़ी थी, लेकिन जो आज हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये 3-4 साल पहले क्यों नहीं हुआ? इसी तरह की स्थिति, इससे भी खराब स्थिति हुई है। ठीक, रविंद्र रैना जी दीजिए जवाब। देखिए, पिछले 4-5 सालों के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों को जम्मू कश्मीर के अंदर ध्वस्त किया गया है। आतंकवाद के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया गया है।
आतंकवादी उनके आका और पाकिस्तान ISI के लोग आतंकवाद में हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खत्म कर दिया है हमने। अंतरराष्ट्रीय खत्म हो गया था तो ये जो फौजी शहीद हुए कैसे शहीद हो गए? अलग थलग किया गया। नहीं, मैं अदिति जी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मुझे बताइए जो 40 सैनिक मारे गए CRPF के, उनको शहादत का दर्जा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और आतंकवादी को कांग्रेस ने पाले थे ना, आतंकवादी को कांग्रेस ने पाले थे। आप गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट्स देखिए। पाकिस्तान के अंदर जा जाके आप केवल नवजोत सिद्धू और मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जाके पाकिस्तानियों को गले लगाएंगे और आप जी न्यूज पर बैठ के तो बातें करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। मस्जिद में जैश के समर्थन में जो नारे लगे, की गद्दारी के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैला है। दिया थापर साहब ने कहा जो कदम आपने आज उठाया वो एक्शन आपने 4 साल पहले या 3 साल पहले क्यों नहीं उठा लिया? सर सुशील पंडित भी आपसे सवाल पूछ रहे, सुन लीजिए उनका भी सवाल। अब आप देखिए, फौज रास्ते में मारी जाती है, 40 लोग बलिदान हो जाते हैं। आप फौज के काम को होने देते हैं, वो एनकाउंटर करते हैं, आतंकवादियों को मारते हैं, लेकिन वो वैसा ही है कि फौज से आप पत्ते कटवाते रहें पेड़ के और पेड़ की जड़ में आप पानी, सिंचाई, खाद डालते रहें। जब आप रमजान का सीज फायर एक तरफा कर देते हैं, ठीक सर, जब आप हजारों पत्थरबाजों को बिना शर्त रिहा करते हैं, जब आप उनके घरों में मुआवजे पहुंचाते हैं, जब आप आर्मी पे FIR करते हैं, तो आप आर्मी के, फौज के, सुरक्षा बलों के किए कराए पे पानी फेरते हैं। गलत इंफॉर्मेशन है। बच्चों को रोकते नहीं है। एक और सुन लीजिए, पत्थरबाजों को रोकते नहीं है। वो सभी लोग उनके माँ बाप को समझाओ कि ये मत करें कार्रवाई। वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। जी हाँ, कुछ फौजी भी कोर्ट मार्शल करके जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिए गए क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया और कुछ को घर वापस भेज दिया गया। अलीमुद्दीन जी, आप मत बोलिए सर, प्लीज। किसी ने नहीं किया है, क्योंकि किसी ने नहीं किया है। सेना को खुली छूट है। तथ्यों का आपने ऑपोजिशन का काम है सरकार को एक्सपोज करना, सरकार की कमियों को सामने लाना, सरकार का साथ देना, सरकार का साथ देना। जब अपना माजी साफ हो तो आपके बोलने में कोई प्रामाणिकता आती है। जब आपके अपने हाथ रंगे हुए हो तो आप दूसरे की तरफ कैसे उंगली उठाएंगे? कर्नल थापर, जल्दी से आप बोलें सर। मैंने तो कह दिया सर, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अब जो मोदी जी ने कहा है कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं अपने आप कार्रवाई करने की। मैं समझता हूं कि सिर्फ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो पूरे हिंदुस्तान को रैंसम में लिया हुआ है। उनके ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर किसी तरह का स्पेशल लॉ लगे, उनको सेना के नीचे रखा जाए और वहां पे पूरा ये कल 18 घंटे एनकाउंटर चलने के बाद सोपोर में 2 जैश के आतंकवादी मारे गए। ये सोपोर उस बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है जिसको अभी 3.5 हफ्ता पहले टेररिस्ट फ्री करने की इतनी हड़बड़ी थी कि आप पूरी की पूरी घाटी पर लिपापोती करने में लगे हुए हैं। ठीक। सुभाष चकमा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सरकार में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। जब बड़ा एक घटना होता है तब सरकार हर तरह का रिएक्शन देते हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आज के दिन पे कांग्रेस ये नहीं बता सकता है कि बीजेपी ये कर रहे हैं क्योंकि उसका पहले कांग्रेस भी था, उसका अपना इतिहास भी उतना ही दागदार उतना ही है। तो जिस सरकार की अंदरूनी जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अंदर है, उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं। पाकिस्तान को प्रेशर देने के लिए भी उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं। सऊदी अरब से डील करने के लिए भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं। चकमा जी, मेरा छोटा सा सवाल है, अभी वो डिबेट से पहले सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर हमारे शहीदों के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता कब निकाल रहे हैं सर कैंडल मार्च? कब आ रहे हैं सड़क पर सर? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता जब जरूरत होगा तब आएगा। तो आपको लगता है अभी जरूरत नहीं, जब हो रहा था तब उस टाइम सैनिकों के तो मानवाधिकार होते ही नहीं है। वो तो भाड़ में झोंके जाने वाला ईंधन है। नहीं, तो मानवाधिकार के ऊपर तो आरोप लगाने के लिए सबसे आगे होते हैं। ये देश के जनता के साथ आएगा। आप पैलेट से अपनी हिफाजत ना कर सकें, आप डंडा ना उठा सकें, ठीक। क्लोजिंग कमेंट के लिए धमकी ना दे सकें। एक सवाल है कर्नल थापर से मैं देश के लिए पूछना चाहता हूं। बाद में पूछिएगा प्लीज, मुझे 2 कमेंट लेने दीजिए। राकेश सिन्हा जी, सोल्यूशन क्या है सर? 3 सेंटेंसेस में बता दीजिए मुझे सर।
इंटॉलरेंस थी, देखिए, एक तो मैं वो बता भी दूं किन कि बिलों अभी में इतिहास जाके चिपके भूगोल हैं। पढ़ने का समय नहीं है। पहले किसने क्या किया, आज के कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत ने रातों रात पैदा करके पाकिस्तान की जो स्थिति बना दी, अभी तो हमने अंग्राई भी नहीं लिया है और पाकिस्तान में 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, भूखे प्यासे हो रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं, इस सॉल्यूशन एक ही है कि पाकिस्तान टमाटर से नहीं है इशू, और मुंहतोड़ जवाब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सैन्य स्तर पर। एक बात मैं सुशील जी को बता देता हूं, सुशील जी बोल रहे थे, देखिए डिप्लोमेसी में 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड होता है। हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक अभी बैकवर्ड ही जाते रहोगे, इलेक्शन आ गए 2 हफ्ते बाद, कब तक बैकवर्ड जाओगे? 2 हफ्ते बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आप सरकार में ही नहीं रहोगे, आप पहले क्या करेंगे? लेकिन आज महुआ मुफ्ती का दूध का दूध पानी से पानी होगा, वो ठहरने वाली नहीं है। भारत सरकार सेना के साथ जनता के सहयोग से जो कार्रवाई कर रही है, आज हमें एक मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज से आवाज मिलाकर साथ खड़ा होना चाहिए। अभी इफ एंड बट का कोई समय हमारे साथ नहीं है सर, इफ एंड बट का समय नहीं है, इसीलिए हम कड़े एक्शन की बात कर रहे हो। अलीमुद्दीन जी, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता सर, हर बात चुनाव के बारे में नहीं होती। कुछ बातें देश के सम्मान से जुड़ी होती हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, देश के गौरव से जुड़ी होती हैं, देश की संप्रभुता से जुड़ी होती है सर। वो वोटों से कहीं ज्यादा होता है। थापर साहब जल्दी से। मैं समझता हूं कि ये जो एक चौकड़ी बैठी है ना उधर हुर्रियत की, उनको वहां से उखाड़ के कहीं पे भारतवर्ष में भारत दर्शन, यही जी न्यूज भी कह रहा है सर, यही जी न्यूज भी कह रहा है। रविंद्र रैना जी, क्लोजिंग कमेंट तैयार हैं आप, जो कर्नल थापर आपसे कह रहे हैं करने के लिए? उठाइए, उनको भेज दीजिए तमिलनाडु में। 40 आदमी जो शहीद हुए हैं, उनकी जम्मू शहादत कश्मीर का के डिक्लेयर करोगे? जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, शहीद है, ये क्या है? पूरे तरीके से करेंगे, कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दे रही? सरकार से पूछना चाहते हैं। प्लीज अलीमुद्दीन जी, ऐसे बात नहीं होती है सर। जब अपनी तरफ भी उंगली वहां उठ रही हो ना, तो दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले 5 बार सोचना चाहिए। और खैर, इस बहस में समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए मैं अपनी एक सहयोगी की कविता की कुछ लाइनें हैं, बस उन्हीं के साथ इस बहस को क्लोज करने जा रही हूँ। सिर अपनों के काटे तुम शहादत को क्या जानो, पाले जिहादी तुमने सैनिकों का मोल तुम क्या जानो। इस बहस में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।